आना की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पहलू कितने हैं उसे जानने के लिए इलेक्शन सेंटर में यहाँ पर हम पहुंचे हैं। हम हर हिस्से के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बिजनेस से जुड़े लोग हैं वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं, जो खेल से जुड़े लोग हैं वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे आसपास जो चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे वो हमारे सहयोगियों के हैं और इसीलिए आप उन्हें देखकर समझ जाएंगे कि कौन किस पहलू पर यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ा है। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले रणदीप सुरजेवाला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रणदीप जी, बहुत अच्छा दिन नहीं है आपसे प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर रहा है, बीजेपी कहती है उनके लिए अप्रत्याशित था, कांग्रेस के लिए कैसा था? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उनको हमारी शुभकामनाएं। देश के लोगों ने जनादेश दिया है, दिन कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जनादेश के सब दिन अच्छे हैं और देश के लोगों ने अपनी बुद्धिमता से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत दिया है। हमें शुभकामनाएं। कांग्रेस को उन्होंने निर्देश दिया है कि वो विपक्ष में बैठें। आशा के मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं, आशा से काफ़ी खराब नतीजे आए हैं। हम बैठकर अंतर्मंथन भी करेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या वो कारण थे जिनकी वजह से हम जनता की आकांक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और देश हित में हम सरकार के उन सब निर्णयों का जो देश हित में है समर्थन देंगे। लेकिन आपको लगता है कि कहीं पर ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि सामने वाले लोग कहते थे विकास, आप लोग कहते थे कि ये सांप्रदायिक है, इसे वोट मत दो, सिर्फ मोदी विरोध भारी पड़ गया? मैं ऐसा नहीं मानता। अगर आप ये देखें तो केवल शायद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसने 10 साल की यूपीए की उपलब्धियों पर और अपने घोषणा पत्र में बाकायदा आगे का अमली जामा तैयार करके, चाहे वो हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हर व्यक्ति के सर पर छत की बात हो, व्यापक चर्चा स्वयं श्री राहुल गांधी जी पार्टी के दूसरे नेताओं ने पूरे देश में जाकर की। पर ये परिणामों से स्पष्ट है कि हम लोगों का जनमत जीतने में कामयाब नहीं हो पाए और वो कामयाब भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हम सर झुकाकर विनम्रता से देश के लोगों के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं जी, क्योंकि लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो विपक्ष है वो भी उतना ही मजबूत रहे। सुधांशु मित्तल जी तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही हमारे साथ अशोक सिंघल हैं, आज तक के पॉलिटिकल एडिटर, और जावेद अंसारी जी जो कि हमारे हेडलाइंस टुडे के पॉलिटिकल एडिटर हैं। उम्मीदें क्या है आपको नरेंद्र मोदी से? पहला संबोधन हमने सुना, प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं और हमारी भी उम्मीदें वही हैं जो भी एक आम नागरिक की हैं कि वो सबके प्रधानमंत्री होंगे, जो उनके प्रशंसक थे उनके भी, जो उनके आलोचक थे, पूरे मुल्क को साथ लेके चलेंगे। और सबसे अहम बात यह है उन्होंने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करें और विपक्ष का भी ये दायित्व बनता है कि उनका इस चीज़ में, भारत निर्माण में उनका सहयोग करें। अशोक जी, आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? देखिए, उम्मीदें एक तरफ होती हैं, लेकिन आपको कितना लग रहा है कि मोदी जी वो सारी चीज़ें करेंगे? देखिए श्वेता, जो ट्रैक रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी का, वो करने में विश्वास करते हैं। अगर गुजरात मॉडल की बात करें, जिस ढंग से काम किया उन्होंने, सिंगल विंडो सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर देते हैं। वो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ेंगे, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के ऊपर जोर देंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक हो। इन तमाम चीज़ों में उनकी प्रायोरिटी रहेगी। गुजरात मॉडल को देखें तो सिंगल विंडो सिस्टम में यह है कि आपको जगह जगह चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तो वो उनकी प्रायोरिटी होगी। बेरोजगारी उन्होंने कहा, करप्शन कहा। जो विकास की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देंगे श्वेता, सड़कें और बिजली, ताकि 24 घंटे, वो कहते थे गुजरात में बिजली आती है, पानी मिलता है लोगों को, सड़कें की स्थिति बहुत अच्छी है। और उनका यही कॉन्सेप्ट था कि लोगों में विकास के नाम पे चुनाव लड़ा और उसी के लिए वो माने जाते हैं। उसी मॉडल को बेच करके देश भर में वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बने। नहीं, ये चीज़ें हैं, लेकिन जावेद जी, जिस तरीके से उन पर जो आरोप लगते थे कि वो डिवाइड करते हैं, लोगों को विभाजित करते हैं, यहाँ पर पूरा देश साथ दिखा है, क्या ये आने वाले दिनों के लिए एक ऐसी राजनीति के संकेत दे रहा है जो विभाजित करेगी या फिर जो जोड़ेगी? ये शुभ संकेत है, लेकिन ज़रूरी ये भी है, मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग। आने वाले दिनों में बहैसियत प्रधानमंत्री के उनकी कार्यशैली क्या होगी, किस तरीके से वो अपना रोल निभाते हैं। अगर वो सबको साथ लेके चलेंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा और सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन नेताओं के मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता, ये उनकी कामयाबी का दिन है और बहैसियत हिंदुस्तानी के वो अब हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं और सबको इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन देखिए, राजनीति के जो होते हैं, हमारे बगल में बैठे भी हैं एक, ये वादा करते हैं कुछ, ये कितना निभाते हैं ये देखना पड़ेगा।
तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है नरेंद्र मोदी से कि ये अपना वादा निभाएंगे। नहीं निभाएंगे तो हमारे आपके जैसे पत्रकार हैं, हम उनकी आलोचना करेंगे। वाकई तो आलोचना से नरेंद्र मोदी किस तरीके से पार पाएंगे, क्योंकि बाकी चीजें छोड़ दीजिए, उनका भाषण में हर निशाना मीडिया पर ही सधा है, डर भी लगता है सुनकर। पहली बात तो यह है कि एक मुद्दा जो इस देश की आत्मा को झंझोड़ रहा था वो था भ्रष्टाचार का। नरेंद्र मोदी जी के साथ आप एक चीज पहले तो समझ लें कि अब प्रशासनिक भ्रष्टाचार पे लगाम कसी जाएगी, राजनीतिक भ्रष्टाचार पे कोई जगह है ही नहीं। तो सबसे पहले तो लोगों को एक संतुष्टि ये होगी कि भ्रष्ट सरकारें, भ्रष्ट राजनेता अब इनके दर्शन नहीं होने वाले। एक दूसरी बात क्या है, आपने उनकी बात अगर सुनी, उन्होंने कहा सरकार बनाना एक चीज है, देश चलाना एक चीज है, और देश को चलाने के लिए मेरी प्राथमिकता यह है कि हर वो व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व कर रहा है लोगों का, उसका मैं सहयोग लूं। तो आज बात कर रहे हैं वो नेशनल कंसेंसस की, जो कि एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, और उम्मीद जगी है, पूरी होगी या नहीं देखना होगा। 5 साल आगे हैं, उन्होंने कहा था 60 महीने मुझे दो। तो हम आपको ये भी बता दें कि बिजनेस की क्या राय है, उसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। खेल के लिहाज से नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं, जो हमारी विदेश नीति है उस हिसाब से क्या हो सकता है, और साथ ही हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल हैं, उसके लिए भी हम सवाल जवाब करेंगे सबसे। सबकी राय, सबकी अपेक्षाएं, सबकी उम्मीदें क्या हैं, तो फिर पत्रकारों की आखिर क्यों? एक महानायक की महाजीत, और उसी पर चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अलग अलग पहलुओं पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समीप राजगुरु ने एक भगवा घड़ी भी पहन ली है। समीप, खेल ये नरेंद्र मोदी की जीत का है क्या? जी, खेल नरेंद्र मोदी की जीत का तो है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर उन्होंने खिलाड़ी को टिकट दिया, लाखों के वोटों से वो जीते हैं, डिफरेंस। और दूसरे खिलाड़ी अजहर हार गए हैं उधर कांग्रेस। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है, मैं अब यही चाहूंगा कि वो उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बनाए, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो एनडीए से गया है। सबसे बड़ा एट्रीब्यूट जो चाहिए, खूबी, डिसिप्लिन उनके पास है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनको एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूंगा कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, जो और लेकिन खिलाड़ी क्या ना हो, सिस्टम में क्या नहीं होना चाहिए बतौर खिलाड़ी, वो ये भी जानते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान रिश्तों को देखते हुए भारत पाक क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे संकेत लग रहे हैं। श्वेता, एफटीपी की लोग बात करते हैं कि एफटीपी आया है और अगले 6 साल में हम 4 सीरीज खेलेंगे। एफटीपी के कोई मायने नहीं है। एफटीपी तो पिछली बार भी था, लेकिन सीरीज नहीं होती थी। और क्योंकि अब ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही नहीं, अमित शाह भी बीसीसीआई से जुड़ सकते हैं, मंत्री के तौर पर वो फैसला ले सकते हैं। और मुझे याद है 2004 में जब भारत ने पाकिस्तान जाना था, एक हफ्ता पहले तक तो टूर ही ऑन नहीं था। होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, वाजपेयी साहब ने कहा कि नहीं जाना है, तो गई टीम।